ललिता उपन्यास का नाम लेते ही मन अनायास नैतिकता और अनैतिकता के द्वंद्व में उतर जाता है। लेकिन इसका वास्तविक महत्व केवल उसके विवादास्पद विषय में नहीं, बल्कि उस गहरे मनोवैज्ञानिक अंधकार में है जिसे यह निर्भीकता से उजागर करता है। यह कृति दिखाती है कि किस तरह मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं को शब्दों की चकाचौंध और तर्कों की महीन बुनावट में लपेटकर उन्हें वैध ठहराने का भ्रम रचता है। पाठक जिस असहजता, ग्लानि और नैतिक बेचैनी से गुजरता है, वही इस रचना की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वह हमें यह सोचने को बाध्य करती है कि क्या भाषा की सुंदरता किसी अपराध की सच्चाई को ढक सकती है। इस प्रकार यह उपन्यास अनैतिकता का उत्सव नहीं, बल्कि आत्मछल, आशक्ति और सत्ता के खतरनाक खेल का तीखा, मार्मिक और बौद्धिक विश्लेषण है, और यही उसे विश्व साहित्य में विशिष्ट और महत्वपूर्ण बनाता है। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बैब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं व्लादिमीर नाबोकोव का विवादास्पद उपन्यास ललिता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। मुझे लगा था मुंह मांगी मुराद मिली। बोर्डिंग हाउस से फोन आया था और कॉल मैंने ही अटेंड की थी। उधर से जो कहा गया सुनकर मैं प्रसन्नता से भर उठा। उधर से कहा गया, ठीक है, कृपया इस बात को जरा बच्ची की माँ से भी कह दीजिए। मैंने आवाज देकर शार्लेट को बुलाया और बोर्डिंग हाउस से आए फोन की बात कहकर फोन उसके हाथ में थमा दिया। उधर से वही बात दोहराई गई जो मुझसे कही गई थी। मगर पहले तो आपकी ओर से यकीन दिलाया गया था, शार्लेट ने विरोध जताते हुए कहा, कि सितंबर में ही मेरी बेटी को बोर्डिंग हाउस में जगह मिल जाएगी। हमने सारे फॉर्म अब छांटे हैं और पता चला है कि वे काफी पहले से भरे गए थे। पहले से आए फॉर्मों को पहले स्थान देना हमारा फर्ज बनता है। यदि आप अपनी बेटी को दाखिल कराना ही चाहती हैं तो फॉर्म भर के हमारे यहाँ जमा करा दें। जनवरी के लिए हम उसकी सीट सुरक्षित कर देंगे। शार्लेट का मूड ऑफ हो गया था। उसने जनवरी में दाखिले की बात पर कोई रुचि न दिखाते हुए कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। उसने फोन रख दिया। शार्लेट ने फोन रखकर मेरी ओर घूरते हुए कहा, न जाने कैसे लोग हैं। पहले तो विश्वास दिलाया था कि ललिता को सितंबर में बोर्डिंग हाउस में भी दाखिला दे देंगे और अब कहते हैं कि जनवरी में कोशिश कर सकते हैं। मैं इस बारे में क्या कहता, मेरी तो मनमांगी मुराद पूरी हुई थी। मैंने ऐसा भाव दर्शाया जैसे उसके साथ सहानुभूति जता रहा हूं। यूं मन ही मन में खुश था, पर इस बात के लिए सशंकित था कि शार्लेट अगर ललिता को अपने और मुझसे दूर ही रखना चाहती है तो किसी न किसी बहाने से वह फिर भी उसे दूर रखने की कोशिश करेगी। खैर, जब तक ऐसा कोई अवसर आएगा तब की तब देखी जाएगी, मैंने मन ही मन में सोचा। फिलहाल तो चिंता की स्थिति टल गई है। इस बीच पिछले कई दिनों से मैं एक डॉक्टर से संपर्क बना चुका था। डॉक्टर भी कुछ झक्की किस्म का था। आप पूछ सकते हैं कि किस डॉक्टर के पास मुझे जाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। क्या मुझे कोई बीमारी हो गई थी? इसे मेरी बीमारी ही समझ सकते हैं। मैं मानसिक तौर पर बीमार था, पर अपनी बीमारी का इलाज कराना डॉक्टर के पास जाने का कारण न था। मैं तो उतावला था अपनी उस जलपरी के लिए जो लंबी जुदाई के बाद घर लौटने वाली थी। उससे उन्मुक्त रूप से संपर्क बनाने की तैयारी में मैं अभी से जुट गया था। जब से वह गई थी उसकी वापसी के स्वागत की मैं पूरी तैयारियों में जुटा हुआ था। शार्लेट से शादी करने के बाद से ही मैं इस समस्या का हल ढूंढ रहा था। सोचा करता था कि जब वह वापस आएगी तो मैं उससे कैसे प्यार करूंगा। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने नींद की गोलियां इस्तेमाल कराने का फैसला किया था। यह इस्तेमाल मैं शार्लेट पर कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर से गोलियां ला लाकर शार्लेट को खिलाकर मैं उसकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा था। मेरा इरादा क्या था आप बाखूबी समझ सकते हैं। जी हाँ, मैं चाहता था कि शार्लेट नींद में बेसुध पड़ी रहे और मैं अपनी प्यारी अपनी प्राण ललिता को आगोश में समेटे आनंद के इंद्रधनुषी आसमान की बुलंदियों में परवास करूं। मैं कभी कभार एक मनोचिकित्सक से मिलने जाया करता था। आप समझ सकते हैं कि उसकी आवश्यकता मुझे तब पड़ती थी जो मेरा मानसिक तनाव अपने चरम पर होता था। उस समय वह मुझे चंद दवाइयों के साथ नींद की गोलियां दे देता था। शाम को मैं डॉक्टर से मिला, घोर अनिद्रा की शिकायत की। परिणाम स्वरूप उसने मुझे 4 गोलियां दी और 2 गोली प्रति रात सोने के पूर्व लेने को कहा। मैंने चारों गोलियां शार्लेट को खिला दी। मैंने उसे बताया कि ये विटामिन सी व विटामिन ई से युक्त गोलियां हैं।
इन्हें खाने से त्वचा चिकनी व मांसपेशियां चुस्त होती हैं। मेरा ये फॉर्मूला कहाँ तक सच था मालूम नहीं। चूंकि शार्लेट उन औरतों में से थी जिन्हें अपने स्वास्थ्य व यौवन की चिंता हर वक्त सताती रहती है, इसलिए उसका फौरन झांसे में आ जाना स्वाभाविक था। उसने चारों गोलियां बकायदा गर्म दूध से निगली और लेट गई। मैंने राहत की सांस ली। 4 घंटे बाद जब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि शार्लेट गहरी नींद में सो चुकी है, तो मैं उठा। शार्लेट को निश्चल पड़े 3 घंटे हो चुके थे। प्रारंभ के आधे घंटे हमने अभिसार रत स्थिति में गुजारे थे। उस दौरान शार्लेट की पलकें भारी होने लगी थी। आप समझ सकते हैं कि मैं किसी भी प्रकार शार्लेट को संदेह होने का मौका नहीं देना चाहता था। मैंने रेडियो खोला, वॉल्यूम तेज किया, किंतु उस पर कोई प्रतिक्रिया न हुई। मैंने खिड़की के पट जोर से बंद किए। शार्लेट कुनमुनाई तक नहीं। मैं संतुष्ट हो गया। अब मैं इन दवाओं का पूरा डिब्बा खरीद सकता था। तत्पश्चात इसी अनुपात में प्रतिदिन शार्लेट को खिला सकता था। मेरा काम बन चुका था। इसलिए मैं प्रसन्न मुद्रा में घूमा और शार्लेट के खुले चेहरे को देखने लगा। सुंदर, लो की तरह सचमुच वो सुंदर थी, किंतु उम्र के प्रभाव के कारण उसके चेहरे पर वो कमनीयता, वो अल्लड़ता न थी जिसे मैं लो के चेहरे पर पाकर पागल सा हो जाया करता था। माथे पर बढ़ते अनुभव की द्योतक चंद लकीरें जो कुछ दिनों बाद झुर्रियों का रूप ले लेने वाली थीं। मुझे उसका चेहरा पूर्ण परिपक्व होते हुए भी लो के काफी करीब महसूस हुआ। शार्लेट व लो के तुलनात्मक अध्ययन के वक्त मैं अक्सर भूल जाया करता था कि शार्लेट लो की माँ है, अर्थात लो अन्य कोई नहीं वरन उसकी प्रतिछाया है। और जब मुझे सच्चाई का एहसास होता तो मैं उत्तेजना से भर जाया करता था। शार्लेट कैसे जग गई? अगर वह जग रही थी तो क्या मेरे रेडियो के फुल चलने व खिड़की के पटों को तेजी से बंद किए जाने का पूरा एहसास था? अगर हाँ, तो उसने इन बेहुदा हरकतों का क्या अर्थ लगाया होगा? कैसे कैसे विचार जन्मे होंगे उसके मस्तिष्क में। इन्हीं प्रश्नों के झूले में झूलता मैं संकट में फंसाने वाले उस डॉक्टर के क्लिनिक की ओर बढ़ रहा था। किसी प्रकार मैंने अपनी शारीरिक आंख से मस्तिष्क में जन्म लेने वाले प्रश्नों को सुलझाने की चेष्टा की थी, किंतु उभरने वाले ये प्रश्न किसी लापरवाह लेखक की लेखनी से जन्म लेने वाले नहीं, वरन सहज स्वाभाविक रूप से किसी मानवीय मस्तिष्क में जन्म लेने वाली श्रृंखला थी, जिनका उत्तर किसी भी रूप में क्यों न देने की चेष्टा की जाए, किंतु उनका जन्म लेना तो अवश्यम भावी था। फिलहाल अब हो भी क्या सकता था। मैं डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचा तो डॉक्टर व्यस्त था। अन्य कई मरीज वहां उपस्थित थे। उसने मेरी ओर देखकर एक व्यावसायिक मुस्कान उछाली। मैं उसकी मुस्कान का अर्थ अपनी मुस्कान से देते एक ओर बैठ गया। कदाचित डॉक्टर मेरी मंशा समझ गया था, इसलिए वह चुपचाप मरीजों को निपटाने में लगा रहा। जब सारे मरीज निपट गए तब वह मेरी ओर आकर्षित हुआ। कहिए महाशय, उन गोलियों का क्या रहा? 1 गोली 1 घंटा। क्या मतलब? मतलब ये कि चारों गोलियां निकलने के बाद भी मैं मात्र 3.5 घंटे ही सो सका। 2 बजे के आसपास आंख खुल गई। क्या? डॉक्टर ने आश्चर्य से मुझे देखा। चारों गोली के एवज में मात्र 4 घंटे? बमुश्किल, मैंने तिक्त स्वर में कहा। उसके बाद मैं सारी रात जागता रहा। कमाल है, इन गोलियों का आप पर असर क्यों नहीं हुआ? असर हुआ? मैंने एक एक शब्द पर जोर दिया। अगर असर ना हुआ होता तो मैं 4 घंटे सोता कैसे? राइट। डॉक्टर ने प्रशंसात्मक दृष्टि से मुझे देखकर उत्साहित स्वर में कहा। तत्पश्चात गहरी सोच में गुम हो गया। मैं बैठा उसकी गंभीर मुद्रा को देखता रहा। आप शतरंज खेले तो आपको फायदा होगा। कुछ मिनटों बाद डॉक्टर गंभीर स्वर में बोला, शतरंज? मैंने कूदकर डॉक्टर को देखा। शतरंज ना सही, गोल्फ। डॉक्टर संभल कर बोला, निसंदेह फायदा होगा। ये दोनों खेल मेरे बचपन के प्रीतिकर खेल हैं। मैं अपनी झुंझलाहट पर संयम पाते हुए बोला, फिर भी मैं रात्रि को अनिद्रा का शिकार हो जाया करता हूँ। जबकि सच्चाई यह है कि मैंने पूरे जीवन में इन दोनों खेलों का सूत्रपात तक नहीं किया था। डॉक्टर सोच में डूब गया। उसकी मुद्रा और भी गंभीर हो उठी थी। समझा। थोड़ी देर बाद वह यूं बोला जैसे बहुत बड़ी समस्या सुलझाने में कामयाब रहा हो। आपके लिए स्पेशल डोज उचित रहेगी। इसका उपयोग हम आम आदमियों पर नहीं करते, लेकिन यह उन्हीं के लिए है जिनका तनाव चरम पर पहुंचा हुआ होता है। आपने ठीक कहा। मैंने डॉक्टर का उत्साह बढ़ाया। जिस समय मैं यूनिवर्सिटी में कार्यरत था
उस समय ऐसे कई लोगों से मेरी मुलाकात हो चुकी है। ये 3 गोलियां हैं। डॉक्टर स्ट्रिप में पैक टैबलेट को कैंची से काट कर निकालता हुआ बोला, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसे खाने के बाद आपको कोई शिकायत न होगी। धन्यवाद। मैंने डॉक्टर का धन्यवाद अदा किया और उठ खड़ा हुआ। मैं क्लिनिक से बाहर आया। इस बार मुझे निराशा नहीं होगी, पूरा यकीन था। अगर ये गोलियां असरकारक हुई तो मैं इसकी पूरी 10 स्ट्रिपें अर्थात 100 टैबलेट इकट्ठी खरीद लूंगा, मैंने सोचा। थोड़ी देर बाद मैं घर के दरवाजे पर खड़ा था। मैंने बेल स्विच पुश करने के स्थान पर 2 उंगली मुंह में डालकर सीटी बजाई। सीटी बजाने की ये अदा शार्लेट को बहुत प्यारी थी। जब भी मैं ऐसा करता, वह यूं लुट जाने वाली नजरों से मुझे देखती जैसे मैं रेगिस्तानी अंगारों पर चलता पार करता हुआ कैस हूं। किंतु भीतर कोई प्रतिक्रिया न हुई। मैंने सीटी बजाने की हरकत की, पुनरावृत्ति की। परिणाम पूर्ववत रहा। मैंने दरवाजे के पटों पर हाथ रखा। दरवाजा भीतर की ओर खुलता चला गया। मैं भीतर प्रविष्ट हुआ। शार्लेट भीतर वाले कमरे में थी। ड्राइंग रूम में शार्लेट की टेबल पर चंद कागज व खुला पेन रखा था। स्पष्ट था कि वह किसी को पत्र लिख रही थी। किसे, ये जानना मेरे लिए मुश्किल था। अक्सर वह अपने परिचितों संबंधियों को पत्र लिखती रहती थी। मैं उस कमरे की ओर बढ़ा जिसमें शार्लेट के होने की आहट मिली थी। शार्लेट भीतर थी। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। मेरे प्रवेश करते ही उसने घूरकर मुझे देखा। उसकी आंखों में भी क्रोध के चिन्ह प्रत्यक्ष थे। मैं आश्चर्य से भर उठा। पधारिए जनाब, स्वागत है, उसने व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। मैं परेशान हो गया। आ जाइए। मैं ठहरी मूर्ख औरत, जाहिल औरत। आपका क्या, आप तो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। बात क्या है शार्लेट? तुम इस कदर क्या? शार्लेट चढ़ दौड़ी। मैं थोड़ी कम अक्ल जरूर हूं, किंतु इतनी बड़ी मूर्ख नहीं कि तुम्हारे द्वारा तैयार की गई हर घुट्टी कंठ से उतार लूं। अगर मुझे जरा सा भी एहसास होता कि तुम्हारी रग रग में फरेब इस कदर कूट कूट कर भरा है, तो मैं तुमसे शादी करने की भूल कभी ना करती। शार्लेट प्लीज, माजरा क्या है? माजरा? शार्लेट ने यूं मुझे घूरा जैसे कच्चा चबा जाएगी। इसे देखिए जनाब, ये क्या है? उसने चंद कागज मेरे मुंह पर खींच मारे। मेरी दृष्टि कागजों पर पड़ी तो मैं स्तब्ध रह गया। धमनियों में बहता लहू एक पल के लिए ठिठक सा गया। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि डायरी लिखना मेरा नित्य प्रति का नियम है। स्पष्ट है कि इन दिनों भी मैं डायरी लिखना जारी था। ललिता से हुई प्रथम मुलाकात से लेकर अब तक के एहसासों का ब्यौरा मैं क्रमवार अपनी डायरी में कलमबद्ध कर चुका था। शायद वह डायरी शार्लेट के हाथ लग गई। मेरे मन में आशंका उठी और इस आशंका ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। डायरी शार्लेट के हाथ लगने का सीधा सा अर्थ था खेल खत्म, वो भी अपमानजनक तरीके से। मैंने उन कागजों पर से दृष्टि हटाई और द्रुत गति से अपने कमरे की ओर लपका। बेड उलटकर वह स्थान टटोला जहां डायरी थी। अगले ही पल मेरे मुंह से निश्वास निकल गई। डायरी अपनी जगह मौजूद थी। जीवनदान पाए व्यक्ति की तरह मैं वापस घूमा। शार्लेट के कमरे में पहुंचा। शार्लेट उस समय किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसके उच्च स्वर में क्रोध का पुट था। कदाचित वह मेरे प्रति जन्मा क्रोध अन्य किसी पर उतारने की चेष्टा कर रही थी। मैंने उस वक्त हट जाना ही उचित समझा। लगभग 1 घंटे बाद मेरा शार्लेट से सामना हुआ। शार्लेट ने मुझे आते देखकर पीठ मेरी ओर कर ली। इसका आश्चर्य यह है कि अपने साथ साथ तुमने मेरा जीवन भी बर्बाद करने की सौगंध ले ली है, मैंने संयत स्वर में कहा। शार्लेट कुछ न बोली। उसकी तेज तेज सांसों के कारण उठ गिर रहे कंधों को देखता रहा। तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा आवेश निरर्थक है। वास्तव में जो कुछ देखा है वे मेरे नए सोशल नोवेल के नोट्स हैं, मैंने आगे कहा। इधर स्थायी तौर पर रहने के कारण मैं कुछ मौलिक प्रधान साहित्य का सृजनात्मक कार्य करने की सोच रहा था। इसी संबंध में यदाकदा ये मस्तिष्क में घूमने वाले रोमांटिक दृश्यों को लिखता रहा था। अभी मेरे दिमाग में उपन्यास के प्लॉट का खाका मात्र था, इसीलिए मैं क्रमवार न लिख सका था। हाल ही में मेरा प्लॉट कंप्लीट हुआ है, अब लिखने की सोच रहा हूं। किंतु तुम, खिंचता देखकर मैं ठिठका। तुम बात को समझे बगैर हवा से लड़ने पर उतारू हो जाते हो। तुम्हारे मुंह से निकले शब्दों का ना तो कोई औचित्य है, ना ही कोई कारण। मुझे आश्चर्य है कि ये शब्द रूपी ये अंगार तुम्हारे मुंह से निकले हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद अपने शब्दों का प्रभाव देखने हेतु मैंने शार्लेट की ओर देखा। मेरा विचार था कि मेरे शब्द प्रभावशाली थे। हल्का प्रभाव उस पर पड़ना अवश्यंभावी था।
चंद पलों तक वह अविचल खड़ी रही। तत्पश्चात अपनी राइटिंग टेबल पर जा बैठी और अधूरा पत्र पूरा करने लगी। मैं उसके समीप पहुंचकर उसका लिखना देखता रहा। वह 2 पत्र लिखकर लिफाफे में बंद कर चुकी थी। लिखा जा रहा था तीसरा खत। उसे निश्चल देखकर एक पल के लिए तो मेरे मन में क्रोध की लहर उठी, किंतु मैं तत्काल स्वयं पर काबू पा गया। मेरा अक्रोध की स्थिति में रहना ही श्रेयस्कर था। मानसिक रूप में असंयमित होने के कारण मुझे अपना गला चटकता महसूस हो रहा था। मैं किचन की ओर बढ़ा। फ्रिज खोला तो मेरी दृष्टि स्कॉच की बोतल पर पड़ी। ऐसे उखड़े मूड में क्यों ना शार्लेट की मनपसंद स्कॉच पेश की जाए, मैंने सोचा। कहे गए प्रभावशाली शब्दों के बाद बचा कुचा मलाल स्कॉच निकाल देगी, मुझे पूर्ण यकीन था। मैंने 2 बड़े पैग बनाए। दोनों पैग तैयार करने के पूर्व मैं एक बड़ा सा पैग कंठस्थ कर चुका था। मैं बोतल समेत दोनों जाम ट्रे में उठाए ड्राइंग रूम की ओर बढ़ता गया। शार्लेट, तुम्हारी मनपसंद स्कॉच? मैंने ड्राइंग रूम में पहुंचते ही आवाज लगाई। पी लो, उखड़ा मूड वॉश हो जाएगा। प्रत्युत्तर में कोई जवाब न आया, ना ही शार्लेट की कोई आहट मिली। मैंने ट्रे टेबल पर रखी और मैं अपनी खोजपूर्ण दृष्टि दौड़ाता हुआ बाहर की ओर चला। शार्लेट, मैंने आवाज भी लगाई थी। मैं दरवाजे के निकट पहुंचा ही था कि पीछे से फोन की घंटी बजी। मैं ठिठक गया। शार्लेट की उपस्थिति के चिन्ह भीतर से बाहर तक न मिल सके थे। मैंने फोन उठाना ही उचित समझा। मैंने रिसीवर उठाकर कुछ कहना ही चाहा था कि दूसरी ओर स्वर उभरा। हेलो मिस्टर हम्बर्ट। यस, मैं लेस्ली टॉमसन बोल रहा हूँ। दूसरी ओर से उभरता स्वर व्यग्र था। आपकी मिसेज का एक्सीडेंट हो गया है, वे कार के नीचे। उसने अपना स्वर जानबूझकर अधूरा छोड़ा था। क्या? मैं सन्न रह गया। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं, लेकिन शार्लेट तो अभी अभी यहां थी। रही होगी। टॉमसन के स्वर में किंचित वेदना उभरी। किंतु अब वह यहां है, और वो भी क्या? मेरे मस्तिष्क को पुनः झटका लगा। चंद पलों तक चुप रहने के बाद मैंने स्वयं को संभाला। आगे बोला, आप मिस्टर टॉमसन मेरे पड़ोसी? जी हाँ, मुझे आपसे सहानुभूति है। मुझे न सूझा कि मैं क्या कहूं। मेरा मस्तिष्क शून्य सा होकर रह गया। दूसरी ओर से बोलने वाला अर्थात टॉमसन अभी भी ऑनलाइन था। कदाचित वह मेरे मस्तिष्क को लगे शौक को बाखूबी समझ रहा था। जब मैं काफी देर तक न बोल सका तो उसके शब्दों ने अंतिम बार मेरे मस्तिष्क को झकझोरा। आप आ रहे हैं ना? हाँ हाँ। मेरे जड़ हो चुके विवेक ने जुम्बिश खाई। प्रत्युत्तर में फोन कट गया। शार्लेट, मैं रिसीवर पटकते हुए बोला। कोई उत्तर नहीं था। मेरी आवाज प्रतिध्वनित होकर मेरे कानों में पड़ी। घर में तो मैं अकेला ही था। मैं तेज कदमों से लेस्ली टॉमसन के घर की ओर बढ़ा। टॉमसन का घर मेरे घर से अधिक दूर न था। मेरा मकान सड़क के इस पार थोड़ा हटकर पड़ता था। टॉमसन का मकान सड़क के उस पार था। मैं उसके निकट पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर ठिठक गया। एक काली कार कछुए की तरह उल्टी पड़ी थी। उसके चारों पहिए आसमान को घूर रहे थे। उसके दरवाजे बाहर उखड़े पड़े थे। दाईं ओर एक वृद्ध व्यक्ति मुंह के बल पड़ा हुआ था। प्रथम बार देखते ही यह अनुमान हो जाता था कि वृद्ध व्यक्ति अब जीवित नहीं। एकत्रित भीड़ के निकट खड़ा लेस्ली टॉमसन पुलिस वालों के साथ वार्ता में मशगूल था। पुलिस वालों का इतनी शीघ्रता से आगमन निकट लगी लाइसेंस चेकिंग थी। निकट ही शार्लेट का मृत जिस्म पड़ा था। कार का पहिया उसका सिर कुचलते हुए निकल गया था। मैंने शार्लेट की ओर से दृष्टि घुमा ली। उसका केवल धड़ वाला हिस्सा पहचाना जा सकता था। मैं अपने ठस खाए दिमाग को जुम्बिश देने की कोशिश करने लगा। तभी एक व्यक्ति तेजी से मेरे निकट आया। उसके हाथ में 3 पत्र थे। उसने वो पत्र मेरी ओर बढ़ाए। मैंने वो पत्र हाथ में पकड़े। ये वही पत्र थे जिन्हें मेरे सामने शार्लेट ने लिखा था। कदाचित इन्हीं पत्रों को पोस्ट करने के चक्कर में ट्रैफिक पार करते समय वह कार दुर्घटना की चपेट में आते आते प्राण गंवा चुकी थी। मैं भी सोच ही रहा था कि एक एम्बुलेंस वैन आकर रुकी। उसमें से पुलिस डॉक्टर्स की टीम उतरी। स्पष्ट था कि डॉक्टर्स टीम भी उपस्थित पुलिसमैनों द्वारा प्रेषित की गई सूचना के कारण थी। पुलिस डॉक्टर्स के हेड ने लाश का मुआयना किया। तत्पश्चात मेरी ओर घूमा। उसने एक नहीं कई उल्टे सीधे सवाल मुझसे किए। मैं निसंकोच सारे प्रश्नों के उत्तर संयमित विवेक से देता चला गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि जरा सी चूकने का मतलब था गर्दन के साथ साथ अपनी आत्मा लो को भी हमेशा हमेशा के लिए गवा देना, और मैं यह सहन नहीं कर सकता था।
भले ही मेरे प्राण क्यों न चले जाएं। मैं शार्लेट की लाश घर लाने के प्रबंध में उलझ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने शार्लेट की लाश के पोस्टमार्टम की आवश्यकता न महसूस की थी। वहां मौजूद कम से कम 10 दुकानदार ऐसे थे जिन्होंने मूर्खतापूर्ण तरीके से शार्लेट को सड़क पार करते देखा था। एक प्रकार से उनका देखना ही मेरे लिए ढाल साबित हुआ था। वही एक कारण था कि वे तीनों पत्र पुलिस के हाथों न पहुंचकर मेरे हाथ लगे थे। मैं शार्लेट की लाश निर्विघ्न घर तक लाने में कामयाब रहा। उसके शरीर पर पड़ी चादर सुर्ख थी, ठीक उषा काल के सूर्य से रेखी। मैं जब भी उस ओर देखता तो मेरे दिल में विचित्र सी उथल पुथल मच जाती। वही उथल पुथल जो हर व्यक्ति के दिल में तब पैदा होती है जब वह निकट पड़ी लाश को देखता है, जबकि मृत्यु शब्द ऐसा शब्द है जिसे प्रत्यक्ष घटते देख बड़े बड़ों के कलेजे दहल जाते हैं। उस समय वह ये भी भूल जाता है कि इस भौतिक जगत में मात्र 2 शब्द सत्य के सच्चे प्रतिरूप हैं। वो हैं जीवन व मृत्यु, अर्थात एक ही सिक्के के 2 पहलू। महाजीवन से परे सामान्य जीवन में जीने वाले मृत्यु से सदा घबराते आए हैं। वही दशा मेरी थी। मैं सोच रहा था कि अगर शार्लेट की जगह मृत्यु के पंजे मुझ पर कसे होते तो क्या होता मेरे आनंद का, मेरी लो का। मैं विद्वान सही, किंतु मेरी विद्वता अभी उस पराकाष्ठा पर नहीं पहुंच सकी थी कि मैं स्वयं में लिप्त होने वाले आनंद को उस पराकाष्ठा तक पहुंचा सकूं, जहां आनंद की समस्त सीमाएं समाप्त होकर महानंद परमानंद में परिवर्तित हो जाया करती हैं। अगर मैं उस स्थिति तक पहुंचा होता तो निसंदेह मुझे मालूम हो जाता कि जो कुछ पाने के लिए मैं प्राण दिए जा रहा हूं, वो शारीरिक आनंद की सीमा जहां समाप्त होती है, वहां से आत्मानंद की सीमा शुरू होती है। ऐसा मैंने सुना था, किंतु मुझे इन बातों से क्या लेना देना था। दृष्टि तो शार्लेट की सहेली जिन व उसके पति जॉन पर केंद्रित थी। वो एक प्रकार से पुलिस से भी गहरी पूछताछ में व्यस्त थे। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमें यह ऑडियो सुनकर ज़रूर बताएं कि आपको इसकी कौन सी पंक्ति सबसे ज़्यादा पसंद आई।